प्लेलिस्ट बच्चों मैंने अपडेट कर दी थी, ऑल द प्लेलिस्ट इज अपडेटेड। तो वो दिक्कत है नहीं, तुम लोग देख सकते हो, लेक्चर सारे तुम्हारे पहुंच चुके हैं वहाँ पे। ओके। तूने मेरे से पूछा साइक्लिक, है ना, साइक्लिक क्या होती है? यस सर। अगर एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है बच्चों, तो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी यार एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे कुछ लोग हैं सोसाइटी के जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भाई पूरा नहीं कर पा रहे, डिप्राइव्ड ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। और बस वो जिंदा है कैसे भी करके, पर उसमें भी उनको संघर्ष है जिंदा रहने में भी। बेसिक नेसेसिटी क्या है जीवन की? रोटी कपड़ा मकान। उसमें उनको चैलेंज आ रहा है। दो तरीके की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट एंड साइक्लिक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो बीपीएल लाइन से नीचे होते हैं वो लोग हैं। रिलेटिव पॉवर्टी में यहाँ पे इनकम लेवल पे आ जाता है, इनकम इनइक्वलिटी के बारे में बात करी जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑल ऑफ यू पीपल नो इट इज बेरोजगारी। कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है भाई। यानी कि बंदा काम करना चाहता है फिजिकली मेंटली एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ये क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। प्लानिंग कमीशन ने इसकी डेफिनेशन दी कुछ, है ना। इसके तीन फैक्टर है, डिजायर, कैपेसिटी एंड क्वालिफिकेशन। डिजायर बंदे पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी या तो नेचुरली एक्वायर कर सकते हो या किसी के अंदर इनबिल्ट होती है, क्वालिफिकेशन हासिल की जा सकती है। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दो तरीका का एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलंटरी यानी कि जस्ट टेक इट एज अ एग्जांपल की, कैसे बताऊं, वॉलंटरी यानी कि आप वॉलंटियर करते हो, जैसे मान लो फौज में तुम जाते हो, यू वॉलंटियर टू ज्वाइन द आर्मी। यू वॉलंटियर ना, वॉलंटरी तो करते हो कि आर्मी बुला रही है, आजा बेटा। यस। आर्मी पकड़ के ले जाती है, हाथ पकड़ के चल घुसल, तू अफसर बनेगा, आजा। कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, नहीं, यू वॉलंटियर फॉर इट, है ना। वॉलंटरी में आदमी अपनी विल से करता है जो भी करता है। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार आदमी, पता है कौन सा है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कौन सा है? ये वो आदमी है जो काम नहीं करता और ना वो काम ढूंढता। वो उसकी लाइफ चिल चल रही है भाई, उसको मतलब नहीं है, वो उसकी लाइफ इज चिल सॉर्टेड है, वो भाई जो जैसा है वो वैसी हालत में खुश है। बहुत सारे लोग तुमने आसपास देखे होंगे, होते हैं सब जगह ना, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी होंगे। तुम उनको पूछोगे यार व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, 5 साल बाद क्या, मतलब क्या चल रहा है? चिल चल रहा है, बस जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। दिक्कत कहाँ है? बढ़िया कट रही है भाई, एकदम मस्त। या तो उनके पिताजी के पास बहुत पैसा होता है, या घर किराए पे चढ़े होते हैं बहुत सारे, है ना। ऐसा सिस्टम है उनके हाथ। सो दैट इज द थिंग। अब आता है इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी में क्या है? अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट के अंदर। बंदा ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है, बट मार्केट में है नहीं अपॉर्चुनिटी। अब इसके कुछ 8 टाइप्स थे, स्ट्रक्चरल, डिसगाइज्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओपन ओपन, फिर साइक्लिक। अब इसने जैसे साइक्लिक पूछा, यहाँ पे क्या होता है? ट्रेड साइकिल जो होती है वो ब्रोक हो जाती है। यहाँ पे एक्सपोर्ट जो होता है ना कंट्री का, डिक्लाइन हो जाता है। जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा तो उन उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग क्या हो जाएंगे? रिजुल, बेरोजगार। हम्म। यस सर। व्हाट इज एक्सपोर्ट गाइस? एक्सपोर्ट बच्चों क्या है? आपने माल बनाया एंड देन यू, जैसे मान लो दिस इज इंडिया, वी आर मेकिंग सम स्टफ एंड वी आर सेंडिंग टू आउटसाइड वर्ल्ड। सही बोल रहा हूँ? यस इम्पोर्ट, सर। इम्पोर्ट में वी आर टेकिंग द स्टफ इनसाइड, एक्सपोर्ट में वी आर पुटिंग आउट द स्टफ आउटसाइड। ठीक है। तो एक्सपोर्ट जब कम हो गया तो वो एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स को बनाने वाली जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो लेबर क्लास था वो बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तो कॉस्ट कटिंग कटिंग करेंगे ना, प्रोडक्शन कम हो गया। ऑब्वियस है, बहुत सारे कंट्रीज में होता है, हर जगह आपने देखा होगा कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हुआ, मजदूर निकाल दिए। अभी स्टार्टअप वर्ल्ड में नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाती है। अभी जहाँ पे मैं भी पहले काम करता था, 500 लोग निकाल दिए उन लोगों ने। कह रहे थे ऑपरेशनल कॉस्ट कम करेंगे, पहले तो अंधे की तरह पैसा उड़ाया। ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने के लिए क्या किया, लोग निकाले, तो वो क्या हो गया? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल को मेनली रिलेट कर ले तो एक्सपोर्ट से, कि एक्सपोर्ट जब गिर जाता है तब साइकिलिंग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है बच्चों। राइट सर। नाउ, नाउ वी विल कम डाउन टू अपना चैप्टर आज का, जो है मेन टॉपिक। इसको फटाफट से खत्म करूंगा मैं, ज्यादा कुछ है नहीं बताने को इसमें भी।
पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि पेपर में आते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है सिंपल सी महंगाई, कि कैलकुलेटेड सर्च इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि सामान का जो दाम है ना बच्चों वो बढ़ गया, एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बढ़ा है ना। इट इज अ मैक्रो, इट इज नॉट अ माइक्रो, इट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, है ना। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज सीन ओवर अ लार्ज बास्केट ऑफ गुड्स। मान लो पार्ले जी का बिस्किट तुम लोगों ने देखा होगा, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। महंगाई का असर पार्ले जी के बिस्किट पे सबसे ज्यादा। पहले तो पार्ले जी का बिस्किट का जो थिकनेस होता था वो बहुत ज्यादा होता था, और बिस्किट भी 8 आते थे। फिर इन लोगों ने 7 कर दिया, फिर इन लोगों ने गाली दी, इन लोगों ने फिर 8 ही बिस्किट कर दिए, पर उनकी थिकनेस कम कर दी, है ना। देखा ना, पहले बड़ा पैकेट लगता था 2 रुपये वाला पार्ले जी का, अब है तो 2 रुपये का ही, पर वो ऐसा लगता है कि यार मजाक कर दिया क्या इन लोगों ने बिस्किट का पैकेट देके, काइंड ऑफ ऐसा हो गया है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हर चीज पे होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिस्किट ब्रांड। इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, वो प्राइसेस हर चीज के बढ़ चुके हैं, और मेजरली सब चीजों के आसपास महंगाई की वजह से प्राइसेस बढ़ गए, वो लंबे समय तक रहेंगे। वहां पे क्या होता है, मनी की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की मनी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि परचेजिंग पावर जो है, पैसे की, सामान को खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। दो तरीके का इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल में क्या होता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हो रही है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है एग्रीगेटली। मान लो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी व्हेन कंज्यूमर्स फील कॉन्फिडेंट। जब कंज्यूमर को कॉन्फिडेंट होगा ना, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, वो लोग ज्यादा खरीदेंगे और कर्जा भी ज्यादा लेंगे सामान खरीदने के लिए। इसकी वजह से डिमांड स्टेडीली इंक्रीज होगी, विच मीन्स हायर द प्राइसेस। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, तुम्हें पता है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा। एवरीवन वांट्स टू इनकैश द अपॉर्चुनिटी ना। asset इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, सडन राइज इन एक्सपोर्ट फोर्सेज अ डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा ना तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा किसका, जो करेंसी इन्वॉल्व है उसका। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जब फ्रीली स्पेंड करती है तो पैसे की प्राइसेस गो अप, फिजिकल स्टिमुलस भी हो जाता है, बोरोइंग बढ़ जाती है, उधारी लेती है सरकार, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी होने लगता है। रूपी का सिंबल है ये अपना। तुम लोग कल की क्लास में मुझे बताओगे हु डिजाइंड इट, डिजाइनर कौन था, ये सिंबल बनाया किसने, तो बताना कल। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है अब, इसका दूसरा भाई। इसके भी बहुत सारे रीजन है। जब इनपुट का, जब प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेस, जब होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन होने लगते हैं, जब लोग कालाबाजारी करने लगते हैं, जब लोग होर्ड करने लगते हैं चीजों को, कहते हैं ना लोगों ने स्टॉक कर लिया। कोविड में क्या हुआ था, मैगी गायब मार्केट से, सामान गायब मार्केट से। 10 रुपए की मैगी 15-20 रुपए की बेच रहे हैं, क्या किया, होर्डिंग किया, स्पेकुलेशन कर लिया, कालाबाजारी हो जाने लगती है। सप्लाई चेन डिफेक्टिव हो गई थी पूरी की पूरी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज जब हो जाता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गया, करेंसी की वैल्यू डिग्रीड हो गई। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा डिपेंड, हिला देते हैं चीजों को, क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। फूड सप्लाई चेन भी डिसरप्टिव हो जाती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में जब लो ग्रोथ होती है तब भी ऐसी कंडीशन आती है, फूड इन्फ्लेशन, है ना। तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना 3.5% के हिसाब से चल रही है, यानी कम है। और आरबीआई जब इंक्रीज कर देता है रेट्स, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। यूपीएससी पूछ लेगी क्वेश्चन की, आउट ऑफ ऑल दीज फैक्टर विच वन ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये मैंने तो तुमको बताया है शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में, बट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट एंड रिलेट। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, पेपर आएगा तो मैं तुम्हें लाइव क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कैसे बनाती है यूपीएससी पेपर में सवाल, ठीक है। पर ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, है ना। कॉस्ट पुल जो है ना वो बैड माना जाता है दोनों में। क्यों? बिकॉज नेशनल नेशनल इनकम जो है ना रिड्यूस हो जाती है, फिर रिडक्शन इन सप्लाई, इन कॉस्ट पुश टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब आता है, फिर आता है बिल्ट इन। बिल्ट इन में क्या है, हाई डिमांड फॉर वेजेस बाय द वे। यहाँ पे मजदूर जो होते हैं ना ज्यादा तनख्वाह मांगने लगते हैं, है ना। विच द फर्म्स एड्रेस बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मजदूर ज्यादा पैसा मांगेंगे तो कंपनी पता है क्या करती है, सामान की कीमतें बढ़ा देती है। ये हो गया बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी कि एक चीज से फर्क पड़ा दूसरी चीज पे। इसकी रेमेडीज क्या है, अब मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी वापस मॉनेटरी पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर, आरबीआई लाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 4 बार आती है साल में, हर क्वार्टर पे 1 बार आती है, ठीक है। क्या करता है आरबीआई, क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है।
कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या करती है, बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज कर देती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है। अब लोग खर्चा करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हॉल्ट होती है, इन टर्न रेट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल्सो गट कंट्रोल्ड। फिस्कल पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑफन सीन सेपरेट फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डील करती है किससे, टैक्सेशन से, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट एंड बोरोइंग कितनी है सरकार की। मॉनेटरी पॉलिसी इज आइदर कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी व्हेन द टोटल मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड रैपिडली देन नॉर्मल, जब बिल्कुल एकदम से बढ़ गई ना मनी सप्लाई नॉर्मल से, इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं। और जब स्लोअर इंक्रीज होता है और इवन डिक्रीज ऑफ द सेम रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। दोनों में अंतर है, एक्सपेंशन यानी किसी चीज का बढ़ाव, कॉन्ट्रैक्शन यानी किसी चीज की कम किया जा रहा है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इट डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन ये है। क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पे कैसे बनेंगे। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी होते हैं कुछ फिर यार, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेशन मैंने बताया भी था तुम लोगों को, टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड। ये इंक्रीज होगा, ये रिड्यूस होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, शुड बोरो लेस फ्रॉम आरबीआई एंड मोर फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर आता है सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स। क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इंपोर्ट करते हैं हम कमोडिटीज को जो शॉर्ट सप्लाई में है, एक्सपोर्ट घटा देते हैं देश की डिमांड को पूरा करने के लिए। होर्डिंग पे सरकार रोक लगाती है कि लोग माल की ना वो ना करने लगे कहीं अपने आसपास में। लोग, तुमने देखा होगा जो राशन की दुकान वाले मिट्टी का तेल बेच देते हैं भाई, होल्ड कर देते हैं, मार्केट में बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के माध्यम से चीजें पहुंचाई जाती हैं लोगों तक। अब मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है, अब यहाँ पे छूट गया ये, कोई नहीं, एक लेक्चर और ले लेंगे अभी इसके बाद। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है इसके बारे में बताता हूँ। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे WPI CPI, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए छोड़ नहीं सकते इसको। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI CPI बोला जाता है इनको। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री लाती है, क्या कारण है। फिर आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, कोर इंडेक्स, GDP डिफ्लेटर, कैश रिजर्व रेशियो में बता ही चुका। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, या इकोनॉमी पे ओवरऑल क्या है। फिर कुछ टर्म्स हैं जिनकी डायरेक्ट डेफिनेशन यूपीएससी डालती है और पूछती है कि बेटा बताओ है क्या चीज ये। ठीक है, तो इकोनॉमी में 5 years प्लान्स के अलावा बाकी सारी चीजें खत्म हो चुकी, वो एक लेक्चर लगेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीजॉइन द सेम लिंक, लेट्स फिनिश इट अप आज ही आज, बाकी फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, रीजॉइन कर लो फटाफट।